हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस पर। तो आज मैं आप सभी बच्चों के लिए लेके आई हूँ जो अनुवांशिकी है, जो जेनेटिक्स है, जो चैप्टर क्लास 12th एनसीईआरटी का, उसके मैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो कि आने वाले बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, एमपीपीएनएसटी, यूपीसीएनेट, ठीक है, बिहार, राजस्थान, सभी के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड व एग्जाम ओरिएंटेड हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चनों को आपको रटना है और याद रखना बेटा, इस चैप्टर से जो आपके क्वेश्चन है ना, वो जरूर आते हैं, जरूर जरूर आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रट लो, मैं कहती हूँ रट लो, इन क्वेश्चनों को याद करो, समझो और सफलता पाओ, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे घर पे सिचुएशन थोड़ी अपवर्ड है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बेटा आपको पढ़ाने की, ठीक है। इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा एमपी वाले बच्चों को कि एमपी पीएनएसटी में ओनली क्लास 12th का सिलेबस आता है और बाकी स्टेट के जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें 11th का भी आता है, ठीक है। तो ये क्लास 12th का अभी हम चैप्टर वाइज में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। आज हम जेनेटिक्स से 100 एमसीक्यू करेंगे, फिर जो जेनेटिक के 2 चैप्टर हैं, आज फर्स्ट वाले से कल सेकंड वाले से 100 करवा दूंगी। ऐसे में सभी चैप्टर से आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। डन। बस आपको क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें भी क्या है मौका मिल सके। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे कि हमें पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना। डन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी किसका अध्ययन करती है? जो जेनेटिक होता है बेटा वो किसका अध्ययन करती है? न्यूट्रिशन का, वंशागति के व्यवहार और सिद्धांत का, श्वसन यानी रेस्पिरेशन का, पाचन यानी डाइजेशन का। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि न्यूट्रिशन हम किस में पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन के अंदर पोषण जिसे हम कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन एक अलग सिस्टम होता है पूरा, पाचन भी एक अलग सिस्टम होता है पूरा। तो अब सिर्फ कौन बचा? वंशागति के व्यवहार और उसके सिद्धांत जेनेटिक के अंदर हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है? जो जेनेटिक है वो जीव विज्ञान की कौन सी ब्रांच है? केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जियोग्राफी है? तो सभी को पता होगा कि आनुवंशिकी किसकी शाखा है? बायोलॉजी की, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतति अपने जनकों से किसमें मिलती जुलती है? जो संतति होती है वो अपने जनकों से किसमें मिलती जुलती है, ठीक है। ओनली कलर में, आकृतिक और शरीर क्रियात्मक लक्षण यानी मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, ओनली साइज या ओनली हाइट? तो देखिए बेटा, जो संतति है, ठीक है, वो अपने जनकों से किससे मिलती जुलती है? वो आकृतिक, शारीरिक, क्रियात्मक लक्षणों से मिलती जुलती है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वंशागति का क्रमबद्ध अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, पूछा गया है बेटा कि वंशागति का क्रमबद्ध अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? हु फर्स्ट सिस्टेमेटिकली स्टडीड हेरेडिटी? ठीक है, डार्विन ने, मेंडल ने, अरिस्टोटल ने या लेकमार्क ने? तो याद रख लेना बेटा, जो वंशागति है उसका क्रमबद्ध अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? मेंडल ने किया था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस पौधे का प्रयोग किया था? व्हीट का, पी प्लांट का, ग्रेप का या कॉटन का? तो याद रख लेना, उन्होंने मटर के पौधे पर क्या है अपना क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। डन। चलिए, मेंडल के सिद्धांत किस नाम से जाने जाते हैं? जो मेंडल के प्रिंसिपल होते हैं बेटा वो किस नाम से जाने जाते हैं?
सेल थ्योरी, मेंडल्स लॉ, एवोल्यूशन या डीएनए थ्योरी। तो देखिए मेंडल के सिद्धांत को हम मेंडल्स लॉ के नाम से जानते हैं बेटा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने लक्षणों के, ठीक है, नियामक कार्यों को क्या कहा। मेंडल के जो ट्रेंड्स थे उनने नियामक कार्यों को क्या कहा था। एंजाइम्स, फैक्टर, सेल्स, विटामिन्स। तो देखिए उन्होंने कहा था फैक्टर, कारक कहा था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक को बाद में क्या नाम दिया। क्या पूछा है बेटा कि कारक को बाद में नाम दिया। फैक्टर्स वेयर लेटर कॉल्ड। कारक को बाद में क्या नाम दिया। हॉर्मोन्स, जीन्स, आरएनए, एंटीबॉडी। तो याद रख लेना बेटा कारक को बाद में क्या नाम दिया था, उन्होंने जीन्स नाम दिया था उसी कारक को। ठीक है, जो मेंडल ने देखा था उसी कारक को बाद में क्या है, जीन नाम दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, जीन जोड़े में पाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं। जो जीन होते हैं, ठीक है, वो जोड़े में पाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं। जीन्स अकर इन पेयर कॉल्ड। तो देखिए बेटा फर्स्ट ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखना, क्रोमोसोम, एलील्स, गैमीट्स या न्यूक्लियस। तो याद रख लेना बेटा जो जोड़े में पाए जाते हैं जीन्स, ठीक है, उन्हें हम एलील्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज F1। यहाँ पे पूछा है बेटा व्हाट इज F1 मीन्स F1 क्या है। ठीक है, पेरेंट जनरेशन, फर्स्ट फेलियर जनरेशन, सेकंड जनरेशन, लास्ट जनरेशन। शो बच्चों जनक पीढ़ी इट मीन्स पेरेंट्स जनरेशन, प्रथम संतति पीढ़ी मस्ट यानी फर्स्ट फेलियर जनरेशन, द्वितीयक पीढ़ी सेकंड जनरेशन, तृतीय अंतिम पीढ़ी लास्ट जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फेलियर जनरेशन यानी प्रथम संतति पीढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज F2। F2 क्या है। F2 क्या है तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी दिया गया है द्वितीयक संतति पीढ़ी यानी सेकंड फेलियर जनरेशन, थर्ड दिया गया जनक यानी पेरेंट्स एंड फोर्थ दिया गया है बीज यानी सीड। तो बेटा यहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट इज F2 यानी F2 क्या है। तो देखिए द्वितीयक संतति पीढ़ी होती है F2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड फेलियर जनरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी लक्षण क्या है। प्रभावी लक्षण क्या है। डोमिनेंट ट्रेंड इज। ठीक है, प्रभावी लक्षण क्या है। तो देखिए बेटा जो प्रभावी लक्षण है डोमिनेंट ट्रेंड है वो क्या होते हैं। ऑप्शन ए है जो दूसरों को दबा दें, ट्रेंड दैट मास्क अनोदर। बी है जो स्वयं दब जाए, ट्रेंड्स दैट गेट्स मार्क्स। सी है जो कभी ना दिखे, नेवर अपीयर्स। डी है जो बदल जाए, चेंजेस। तो देखिए बेटा प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। डोमिनेंट यानी कि जो दूसरों को दबा दे, मतलब उन्हें दूसरों को प्रभावित कर दे, उन्हीं को हम प्रभावी कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो दूसरों को दबा दे उन्हें हम डोमिनेंट ट्रेंड्स यानी लक्षण बोलते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी लक्षण कब व्यक्त होते हैं। जो डोमिनेंट ट्रेंड्स है बेटा, जो डोमिनेंट लक्षण होते हैं वो कब प्रभावी होंगे। तो देखिए ऑप्शन ए दिया गया है केवल समयुग्मजी यानी ओनली होमोजाइगस में। बी दिया गया है विषम युग्मजी में, आल्सो इज हेट्रोजाइगस। सी दिया गया है केवल अप्रभावी ओनली रेसेसिव। डी दिया गया है कभी नहीं, नेवर। तो देखिए बेटा प्रभावी लक्षण कब व्यक्त होंगे। ठीक है, कब प्रभावी होंगे तो विषम युग्मजी में। ठीक है, कब होंगे विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस में। डन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाविता नियम किससे संबंधित है। लॉ ऑफ डोमिनेंस रिलेट्स टू। तो प्रभावता का जो नियम है वो बेटा वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया गया है प्रभावी लक्षण डोमिनेंट ट्रेंड्स, बी दिया गया है श्वसन रेस्पिरेशन, सी दिया गया है उत्सर्जन एक्सक्रीशन, डी दिया गया है ग्रोथ। तो देखिए बेटा प्रभाविता का जो नियम है वो किससे रिलेट करता है, प्रभावी लक्षण से। ठीक है, प्रभाविता मीन्स याद रख लेना प्रभावी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमिनेंट ट्रेंड्स। ट्रेंड्स को ही हम लक्षण बोलते हैं, याद रख लेना। और आपका जो एग्ज़ाम है बेटा जो जून में होगा। ठीक है, पिछली साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका एग्ज़ाम जून में होगा। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी नेगेटिव मार्केटिंग होगी। तो बेटा दोनों है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से रखना। ठीक है, और
वहाँ पे लिखा होगा, जब नेगेटिव मार्केटिंग होगी तो वहाँ पे शो होगा कि इतने में से इतने माइनस होना है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड लगेगा तो आपको दिखाई देगा कि आपको एक क्वेश्चन सही के इतने मार्क्स मिल रहे हैं और गलत कर दिया तो इतने। ठीक है, अभी कंफर्मेशन नहीं है सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम युग्मजीय अवस्था का अर्थ क्या है? हेट्रोजाइगस मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए है समान एलील यानी कि सेम एलील्स, बी है भिन्न एलील डिफरेंट एलील्स, सी है बिना जीन नो जीन्स, डी है बिना गुणसूत्र नो क्रोमोसोम। तो देखिए बेटा, विषम युग्मजीय अवस्था का अर्थ होता है डिफरेंट एलील्स। ठीक है, क्या होता है बेटा? डिफरेंट एलील्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रभावी लक्षण कब व्यक्त होता है? जो अप्रभावी लक्षण होता है बेटा वो कब व्यक्त होगा? रिसेसिव ट्रेंड्स इज एक्सप्रेस्ड इन। तो देखिए बेटा, जो अप्रभावी लक्षण हैं वो व्यक्त होते हैं समयुग्मजीय अवस्था में। होमोजाइगस कंडीशन के अंदर क्या है वो व्यक्त होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रभावी गुण विषम युग्मजीय अवस्था में। ठीक है, क्या पूछा है कि अप्रभावी गुण विषम युग्मजीय अवस्था में यानी रिसेसिव ट्रेंड्स इन होमोजाइगस कंडीशन क्या होते हैं? व्यक्त होते हैं एक्सप्रेट, नो एक्सप्रेट, इंक्रीज या डिसअपियर्स। क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे या व्यक्त नहीं होते या व्यक्त होते हैं? तो देखिए व्यक्त ही नहीं होते। ठीक है, नो एक्सप्रेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग्मकों के निर्माण के दौरान लक्षणों का अलग होना क्या कहलाता है? मान लो कि युग्मक जब निर्माण हो रहे हैं उसके दौरान मान लो जो लक्षण हैं वो अलग हो गए। ठीक है, सेपरेट हो गए, तो अलग होना क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है संयोजन कॉम्बिनेशन, बी है विसंयोजन यानी सेग्रीगेशन, सी है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, डी है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। सो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी सेग्रीगेशन। डन, करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी लक्षण क्या वास्तविक प्रभावता दिखाते हैं? जो सभी लक्षण होते हैं बेटा वो क्या वास्तविक प्रभावता दिखाते हैं? डू ऑल ट्रेंड्स शो कंप्लीट डोमिनेंस? यस, नो, समटाइम्स, नो, श्योर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा नो। ठीक है, नो। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण प्रभावता में क्या होता है? चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है 20। क्या पूछा गया है? अपूर्ण प्रभावता में क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? ठीक है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, कोई नहीं, थोड़ा कोई आ गया था। ठीक है, तो चलिए अपूर्ण प्रभावता में क्या होता है? तो देखिए अपूर्ण प्रभावता के अंदर बेटा क्या होता है कि मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, सिर्फ इंटरमीडिएट ट्रेंड्स क्या है अपीयर होगा। ठीक है, इंग्लिश में मीडिएट ट्रेंड्स क्या है अपीयर होगा। ठीक है, माध्यम लक्षण दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहप्रभाविता में क्या होता है? जो सहप्रभाविता होता है उसमें क्या होता है? इन इन ठीक है, जो सहप्रभाविता होता है उनमें क्या होता है? तो देखिए उसमें होता है दोनों लक्षण साथ व्यक्त होते हैं, बोथ ट्रेंड्स। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी जिससे आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएं। ठीक है ना, आप लोग रीड कर लेना, 2 बार क्लास देख लेना, क्योंकि पता है बेटा मैं क्या ही करूं, मेरे को टाइम नहीं मिलता है। मैं फिर भी इतना कोशिश करती हूं कि आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, क्लास डाल दूं, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं क्या ही बताऊं। हॉस्पिटल को लेके जाना है पापा को। अब भोपाल के अंदर हम लोग ऑपरेशन करवा रहे हैं पापा का, तो भोपाल लेके जाऊंगी अब 2-1 दिन में। ठीक है, तो चलो ठीक ही है बेटा, जैसा भी है। चलो सिचुएशन आती हैं कभी कभी, बट उनसे हमें हारना नहीं है, लड़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है मेंडल ने जो 2 जोड़े लक्षणों का अध्ययन किस नियम के लिए किया था? मेंडल ने 2 जोड़े लक्षणों का जो अध्ययन है वो किस नियम के लिए किया था? तो देखिए उन्होंने किया था स्वतंत्र अभिहून नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोरमेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र अभिहून का अर्थ इंडिपेंडेंट असोरमेंट मीन्स क्या होता है? तो देखिए इसका अर्थ होता है बेटा कारक स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। ठीक है, जो कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं बेटा, ठीक है, वो क्या है? असोर्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? अलग होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पनेट वर्ग क्या है। व्हाट इज पनेट स्क्वायर। पनेट वर्ग क्या है। तो देखिए बेटा पनेट वर्ग होता है वर्ग तालिका। ठीक है, क्या होता है, एक स्क्वायर टेबल होती है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पनेट वर्ग का उपयोग किस लिए होता है। जो पनेट वर्ग है बेटा उसका उपयोग किस लिए होता है। रक्त जांच के लिए, युग्मकों के संयोजन दर्शाने के लिए, श्वसन, डाइजेशन। तो देखिए पनेट वर्ग एक तालिका होती है, उसका उपयोग होता है युग्मकों के संयोजन दर्शाने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन कहाँ स्थित होते हैं। जीन आर लोकेटेड ऑन। तो देखिए बेटा जो जीन है वो क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप क्या होता है। बाह्य लक्षण, जीन की संरचना, रंग, आकार। तो देखिए बेटा जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जीनों की संरचना जीनोटाइप कहलाता है। डन। करेक्ट आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनोटाइप क्या है। जो फिनोटाइप होता है बेटा वो क्या होता है। तो देखिए फिनो मतलब शारीरिक रूप से व्यक्त लक्षण, ठीक है, फिजिकल एक्सप्रेस ट्रेंड्स। करेक्ट आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समयुग्मजी का अर्थ है। होमोजाइगस मीन्स, समयुग्मजी का अर्थ क्या होता है बेटा, समान अलील, यानी सेम अलील्स को ही हम समयुग्मजी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम युग्मजी का अर्थ क्या है। डिफरेंट एलील्स, ठीक है, विषम युग्मजी का मतलब होता है डिफरेंट एलील्स। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन किसका नियमन करते हैं। जीन रेगुलेट ट्रेंड्स का, ओनली ब्लड का, ओनली रेस्पिरेशन का, ओनली डाइजेशन का। तो देखिए जो जीन होते हैं वो किन का नियमन करते हैं, ठीक है, ट्रेंड्स का, लक्षण का। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन कहाँ स्थित होते हैं। तो देखिए बेटा जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पे स्थित होते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के नियमों का संबंध किससे जोड़ा गया। जो मेंडल के नियम हैं उनका संबंध किससे जोड़ा गया। प्रकाश संश्लेषण, अर्धसूत्रण, एनिमियोसिस, श्वसन, डाइजेशन। तो देखिए मेंडल के नियमों का संबंध है बेटा वो अर्धसूत्रण से जोड़ा गया है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्रण के दौरान क्या होता है। जो अर्धसूत्रण होता है बेटा उसके दौरान क्या होता है। तो देखिए उसके दौरान क्रोमोसोम हो उन क्रोमोसोम का विसर्जन और अभिहन होता है, सेग्रीगेशन एंड असॉर्टमेंट ऑफ होमो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के नियमों को विस्तार देकर क्या कहा जाता है। मेंडल के नियमों को विस्तार देकर क्या कहा जाता है। एक्सटेंडेड मेंडल लॉ आर कॉल्ड। तो देखिए उसे कहा जाता है वंशागति का क्रोमोसोमवाद, ठीक है, वंशागति का क्या कहा जाता है बेटा, क्रोमोसोमवाद। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि जीन एक ही क्रोमोसोम पर हो तो कौन सा नियम लागू नहीं होता। यदि जीन एक ही क्रोमोसोम पर हो तो कौन सा नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। इफ जीन्स आर ऑन सेम क्रोमोसोम विच लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अभिहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही क्रोमोसोम में स्थित जीन कहलाते हैं। एक ही क्रोमोसोम में स्थित जीन क्या कहलाते हैं बेटा, अप्रभावी, सहलंग, प्रभावी, उत्परिवर्तित। तो देखिए एक ही क्रोमोसोम पर जीन स्थित हैं वो लिंक जीन कहलाते हैं। सहलंग, सहलंग जीन कैसे अव्यूहित होते हैं, ठीक है, असॉर्ट होते हैं। तो देखिए एक साथ, ठीक है, लिंग है तो एक साथ होंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी, टुगेदर। दूरस्थ जीन क्या दर्शाते हैं, डिस्टेंस जीन, ठीक है, डिस्टेंस जीन क्या दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन। पुनर्संयोजन के बाद जीन क्या प्रदर्शित करते हैं। देखिए पुनर्संयोजन के बाद जो जीन है बेटा वो प्रदर्शित करते हैं स्वतंत्र अभिहन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सहलंगता मानसिक क्या दर्शाता है। सहलंगता मानचित्र क्या दर्शाता है। लिंक्ड मैप शो क्या दर्शाएगा।
तो याद रख लेना, वो दर्शाता है बेटा जीनों का विन्यास। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहलंगनता मानसिक किससे संबंधित है? जो सहलंगनता है, ठीक है, सहलंगनता है मानचित्र है, वो किससे संबंधित है? तो देखिए बेटा, वो संबंधित है एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन पर। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनों का पुनर्संयोजन कब होता है? जीनों का पुनर्संयोजन, तो देखिए जीनों का पुनर्संयोजन होता है जीन दूरस्थ हो। ठीक है, जीन दूरस्थ हो, ऊपर बताया था ना, तो जीन दूरस्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहलंगनता का अर्थ क्या है? मीन्स लीकेज। तो देखिए सहलंगनता का अर्थ होता है बेटा जीन का साथ रहना, उसी को हम सहलंगनता बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जीन्स रिमेन टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम बाद किससे संबंधित है? जो क्रोमोसोम बाद है वो किससे संबंधित है? क्रोमोसोमल थ्योरी इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस से, डाइजेशन से, एक्सक्रीशन से, रेस्पिरेशन से। तो देखिए वो संबंधित है वंशागति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जीन केवल किसी एक लिंग में प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जीन है बेटा वो केवल एक लिंग में प्रकट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए उन्हें हम कहते हैं लिंग सहलंगन जीन। ठीक है, लिंग सहलंगन जीन। डन, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो देखिए दो प्रकार के होते हैं, अलिंग सूत्र और लिंग सूत्र। ठीक है, दो प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लिंगों में समान रहने वाले क्रोमोसोम कहलाते हैं। ठीक है, दो लिंगों में, जैसे मेल और पुरुष में, मेल और फीमेल के अंदर समान क्रोमोसोम, जैसे कि ठीक है कितने रहते हैं? 44 सेम रहते हैं। ठीक है, और दो अलग होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, समान। ठीक है, और जो असमान होते हैं एक्स वाई, उन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे हो जाएगा ऑटोसोम, आलिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर और मादा में भिन्न क्रोमोसोम कहलाते हैं, उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ऊपर बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान मानव नारी में लिंग सूत्र क्या कहलाते हैं? सामान्य मानव नारी में, ठीक है, नारी में एक्स एक्स होता है, पुरुष की बात की जाए एक्स वाई होता है। ठीक है, सामान्य मानव नर में क्या बताया था? एक्स वाई होता है, एक्स वाई। चलिए, जो क्वेश्चन ज़्यादा उस लायक नहीं है उन्हें मैं जल्दी जल्दी करवाती जाती हूँ, जिससे टाइम खराब ना हो बेटा। ठीक है, मनुष्य में आलिंग सूत्र कितने जोड़े होते हैं? बता दिया था 44 होते हैं। नंबर की बात की जाए, जोड़े की बात की जाए, 22 होते हैं, दोनों याद रख लेना। ठीक है, मनुष्य में कुल क्रोमोसोम जोड़े आ गया ना, 22 जोड़े, सॉरी कुल पूछा है यहाँ पे। ठीक है, यही तो आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या पूछा था उनने कि समान कितने होते हैं? 22 जोड़ी। और यहाँ पे कुल पूछा है, टोटल मनुष्यों में 23 जोड़ी होते हैं, यानी 46। मनुष्य में कुल क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? 46 होती है। नर में कितने जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं? लिंग एक जोड़ी एक्स वाई। ठीक है, कुक्कुट मुर्गी में नर का लिंग गुणसूत्र होता है, कुक्कुट के अंदर क्या होता है? तो याद रख लेना बेटा, उसके अंदर होता है जेड जेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट में मादा लिंग होता है, तो याद रख लेना जेड डब्ल्यू। एक्स एक्स किसका उदाहरण है? एक्स एक्स मानव मादा का। सभी टाइप से करवा रही हूँ बेटा, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई किसका उदाहरण है? बता दिया था नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी डब्ल्यू किसका उदाहरण है? बता दिया था फीमेल वॉर्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक द्रव्य के परिवर्तन को क्या कहते हैं? मान लो आनुवांशिक जो द्रव्य है, जेनेटिक मटेरियल है, उनमें चेंज हो गया तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन हो गया।
डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन यानी कि पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, एकल एकल में है तो पॉइंट में, इसलिए पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिक्कल सेल अनीमिया का कारण क्या है? जो सिक्कल सेल अनीमिया के अंदर जो आरबीसी होती है वो हसियाकार हो जाती है। ठीक है, तो क्या कारण है? जीन के एक क्षारक में परिवर्तन। ठीक है, उसका कारण है जीन के एक क्षारक में परिवर्तन। तो यहाँ पे बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन 60 से ऊपर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि आपको आने वाले सभी क्लासेस मिल सके। ठीक है, नीट वाले बच्चों, प्यारे बच्चों, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और नीट वाले बच्चों को मैं स्पेशल चलाऊंगी। ये एमपी वाले बच्चों के लिए और बाकी बच्चों के लिए है, तो नो फिक्र, नो टेंशन। ठीक है बेटा, चलिए। रात को नींद नहीं आई बेटा, लाइट नहीं थी तो नींद टाइप की आ रही। कोई नहीं बेटा। दात्र कोशिका अरक्तता किससे संबंधित है? तो याद रख लेना हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला से। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी, सॉरी ए है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागत उत्परिवर्तनों का अध्ययन कैसे किया जाता है? जो वंशागत उत्परिवर्तन है बेटा उसका अध्ययन कैसे किया जाता है? हेरिडिटी म्यूटेशन आर स्टडी बाय, तो उसका किया जाता है वंश वृक्ष से, पैडिग्री से। ठीक है, किससे? पैडिग्री से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे क्रोमोसोम समुच्चय के परिवर्तन को कहते हैं? पूरे क्रोमोसोम के जो समुच्चय है उसके परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा कि एक पॉइंट पे हो रहा है तो उसे पॉइंट म्यूटेशन, आनुवांशिक जो द्रव्य में परिवर्तन होता है उसे उत्परिवर्तन। अब पूरे क्रोमोसोम के समुच्चय परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी यानी कि बहुगुणिता। ठीक है, अपूर्ण क्रोमोसोम समुच्चय को कहते हैं अपूर्ण, अपूर्ण, अपूर्ण बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, उसे हम कहते हैं एनेप्लॉइडी, एनेप्लॉइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? तो देखिए डाउन सिंड्रोम का कारण होता है क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता। क्रोमोसोम 21 में क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब है 21 गुणसूत्र की जगह एक्स, मतलब 3 क्या है? क्रोमोसोम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर है 70। टर्नर सिंड्रोम में लिंग क्रोमोसोम होते हैं, कितने होते हैं? तो याद रख लेना X0। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। टर्नर सिंड्रोम में क्या अनुपस्थित होता है? तो देखिए टर्नर सिंड्रोम में जो मिसिंग होता है वो एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं? तो देखिए क्लाइनफेल्टर में एक्स एक्स वाई होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियोटाइप क्या दर्शाता है? जो कैरियोटाइप होता है वो क्या दर्शाता है? तो देखिए वो दर्शाता है क्रोमोसोम की संरचना। डन, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक विकारों को समझने में किससे सहायता मिलती है? आनुवांशिक विकारों को समझने में किससे सहायता मिलती है? कैरियोटाइप से। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिसूत्रता का अर्थ है? त्रिसूत्रता का अर्थ होता है एक अतिरिक्त क्रोमोसोम। ठीक है, एक अतिरिक्त क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है XO किस रोग से संबंधित है? XO, तो देखिए जो XO है वो किस रोग से संबंधित है? टर्नर सिंड्रोम से। करेक्ट आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। XXY किस रोग से संबंधित है? देखिए XXY है जो किस रोग से संबंधित है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु उत्परिवर्तन किस में होता है?
पॉइंट म्यूटेशन। तो देखिए बेटा जो पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है, वो एकल क्षारक युग्म में होता है। ठीक है, सॉरी बेटा, एकल क्षारक युग्म में होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोरों से नींद आ रही है बेटा, बट कोई नहीं, कोई गलती बोल दूं तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना और माफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दात्र कोशिका आरक्तता किस प्रकार का उत्परिवर्तन है? दात्र कोशिका, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का म्यूटेशन है? तो याद रख लेना, बिंदु म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम में अतिरिक्त क्रोमोसोम कौन सा होता है? सॉरी बेटा, डाउन सिंड्रोम में अतिरिक्त क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो याद रख लेना 21वां। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम किस विकार में पाए जाते हैं? 47 क्रोमोसोम। तो देखिए डाउन सिंड्रोम में बेटा 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में कुल लिंग सूत्र होते हैं? XU, बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में अतिरिक्त कौन सा क्रोमोसोम होता है? तो देखिए X होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरियोटाइप अध्ययन किसका अध्ययन है? तो देखिए जो कैरियोटाइप अध्ययन है वो किसका अध्ययन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक्रोक्रोमोसोम संख्या और संरचना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश वृक्ष का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए वंश वृक्ष का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? वंशागत रोगों का अध्ययन। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वंशागत रोगों का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुगुणता किससे संबंधित है? पॉलीप्लॉइडी। तो देखिए बेटा जो बहुगुणता है वो संबंधित है पूरे क्रोमोसोम समुच्चय में परिवर्तन। ठीक है, पूरे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुगुणता किससे संबंधित है? असुगुणता किससे संबंधित है? तो देखिए आनुवांशिक क्रोमोसोम समुच्चय। ठीक है, अगुणता किससे संबंधित है? आनुवांशिक क्रोमोसोम समुच्चय। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक विकारों का कारण हो सकता है? आनुवांशिक विकार हैं वो क्यों होते हैं? देखिए सभी परिवर्तन की वजह से होते हैं आनुवांशिक कारक, ऐसे नहीं होते। तो यहाँ पे सॉरी बच्चे, यहाँ पे आनुवांशिक विकारों का कारण होता है म्यूटेशन। ठीक है बेटा, क्या होता है? म्यूटेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव में क्रोमोसोम संख्या होती है? तो देखिए सामान्य मानव में क्रोमोसोम जो संख्या होती है वो 46 होती है। आनुवांशिक परिवर्तन का मूल आधार क्या है? मूल आधार है आनुवांशिक परिवर्तन का म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की बेटा श्रृंखला को कौन संकेतन देता करता है? तो देखिए संकेतन कोई नहीं करता है, वो खुद करते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान कोशिका रक्तता में परिवर्तन किस में होता है? ठीक है, तो देखिए याद रख लेना, एक क्षारक, वन बेस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागत विकारों का अध्ययन किससे आसान होता है? ठीक है, वंशागत विकारों का अध्ययन किससे आसान होता है? तो याद रख लेना वो आसान होगा कैरियोटाइप से। क्रोमोसोम संख्या 21 की गुणसूत्रता किस रोग में होती है? ट्राइसोमी 21 अकर्स इन द। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 94, क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता किस रोग में होती है? तो याद रख लेना डाउन। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सओ केंद्र प्रारूप किस रोग का होता है? तो देखिए एक्सओ केंद्र प्रारूप किस रोग का होता है? टर्नर सिंड्रोम का। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हो जाएगा टर्नर। ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। एक्स केंद्रक प्रारूप किस रोग का है? ये बता दिया था, क्लाइफेल्टर का। उत्परिवर्तन का अध्ययन किस विज्ञान में महत्वपूर्ण है? आनुवांशिकी में। ठीक है। और बाकी एक अतिरिक्त 21वां क्रोमोसोम किस विकार का संकेतक है? बता दिया था, डाउन सिंड्रोम का। ठीक है। आनुवांशिक विकारों का अध्ययन समझने में क्या सहायक होता है? म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियोटाइप किसका चित्रण है? तो देखिए कैरियोटाइप चित्रण है क्रोमोसोम का सूत्र। ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे नहीं बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने उम्मीद और आशा के साथ 100 MCQ आप तक पहुंचाए हैं, भेजे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है। सभी MCQ को आप लोग प्लीज़ रट लेना। जितनी मेहनत से मैंने बनाया है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, फिर भी मैं सोचती हूँ कि चलो बच्चों के लिए बना देती हूँ। रात को नींद नहीं आई तो नींद भी बहुत तेज आ रही है। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँगी और आज के इस अमेजिंग से सेशन को एंड करूँगी। वो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड बाय एग्ज़ाम ओरिएंटेड है बेटा, तो सभी क्वेश्चनों को आपको रट लेना है। ठीक है। मेरी बात को याद रखना है और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना है, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जवाब दे दूँगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों। अब बस एक प्यारा सा कमेंट करना और PDF चाहिए हो तो कमेंट कर देना। और MP PNST एंड अदर स्टेट के जितने बच्चे हैं, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना।